अच्छा बेटा, ये A2 का शॉर्ट कोर्स है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखनी है तो वो काइंडली देख लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों की ज़्यादा नहीं होंगी, दो से चार होंगी, ताकि हमारा एक कोर्स एक प्रॉपर पेस पे चलता रहे और हम लोग एग्जाम से पहले पहले अपना कोर्स जो है उसको एंड कर लें। बात करते हैं ज़रा पेपर पैटर्न की। देखें, जो हमारा A2 का पेपर पैटर्न है उसमें पेपर 3 और पेपर 4 ये दो पेपर्स आपके आते हैं। पेपर 3 जो आपका होता है वो प्योर MCQ बेस्ड पेपर होता है। 30 MCQs हैं, 1 मार्क का ईच MCQ हुआ, यानी कि आपका जो पेपर है वो 30 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 घंटा 15 मिनट। सही है, 1.25 घंटे का पेपर होता है। यानी कि आपने हर MCQ को 1.5 मिनट देना है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना। 1.25 मिनट देना है, बल्कि 1.25 मिनट देना है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा अपने पेपर 4 की, पेपर 4 में आपके पास 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A जो आपका होता है बेटा कंपलसरी सेक्शन है, आप छोड़ नहीं सकते, आपने लाजमी उसको अटेम्प्ट करना है। 20 मार्क का आपका वो सेक्शन होता है। डेटा रिस्पॉन्स होता है, उसमें केस स्टडी होती है और आपको केस स्टडी देख के अपने आंसर्स को लिखना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन B आता है जो कि प्योर माइक्रो से आता है। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना होता है और वो एक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, कंप्लीट 20 मार्क का, कोई पार्ट्स नहीं होते इसमें। इसी तरह बेटा सेक्शन C आपका होता है। सेक्शन C जो होता है वो मैक्रो से आता है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। अगेन 20 मार्क पर क्वेश्चन, नो पार्ट्स। सही है। अच्छा, अब टाइम ड्यूरेशन क्या रखें सर, हम किस तरीके से एलोकेट करें? देखो बेटा, सेक्शन A आप लोग करोगे आखिर में, पहले आप लोग सेक्शन B और सेक्शन C अपना निपटाओ। मर्जी है पहले सेक्शन C कर लें फिर B कर लें, लेकिन A आपने आखिर में करना है। आपने 45 मिनट देने हैं सेक्शन B को, 45 मिनट देने हैं सेक्शन C को, और आधा घंटा आपने देना है सेक्शन A को। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। 45 मिनट्स यहाँ पे आप देंगे, 45 मिनट्स आप यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे आप देंगे 30 मिनट्स। अगर आप चाहें तो 40 मिनट्स की एलोकेशन भी कर सकते हैं, तीनों सेक्शन को 40-40 मिनट दें, बट डेटा रिस्पॉन्स जल्दी हो जाता है। बाकी जो सेक्शन B और C है ये थोड़ा सा आपको तंग कर। सवाल ये है कि सर मार्क्स की एलोकेशन कैसे होती है? मैं सेक्शन B और C की बात कर रहा हूं। बच्चा स्कोर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको मार्क्स की एलोकेशन का पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये एलोकेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, जरा समझिएगा। बेटा 20 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन है, कोई पार्ट्स नहीं है, पार्ट A और B कुछ नहीं है, जिस तरह AS में होता है। 20 मार्क में किस तरीके से एलोकेशन होती है? देखो, 3 लेवल्स होते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। ये 3 लेवल्स। AO1 जो आपका होता है वो होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बुकिश डेफिनेशंस, बुकिश बात करना, ये नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर कहानी आती है। इसके लिए एग्जामिनर ने 5 मार्क्स एलोकेट किए हुए कि भाई ये 5 मार्क जो है ना वो इस बच्चे के लिए हमने रख दिए साइड। फिर आता है AO2, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2। ये होता है आपका एनालिसिस और एप्लीकेशन का, केस के साथ लिंक करना, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे रिलेटेड बातें बताना, डायग्राम बनाना, ये एनालिसिस और एप्लीकेशन है। एग्जामिनर ने इसके लिए कितने मार्क्स रख दिए? 9 मार्क। कि भाई 9 मार्क मैं बच्चे को दूंगा अगर उसका एनालिसिस और एप्लीकेशन ऑन पॉइंट है। उल्टी सीधी बकवास करेगा तो मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगा। लास्ट आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए कितने मार्क्स रख दिए एग्जामिनर ने? 6 मार्क। कंपैरिजन, जैसे पॉलिसीज है फॉर एग्जांपल, तो पॉलिसीज के इंडिविजुअल बेनिफिट और इंडिविजुअल ड्रॉबैक यहां पर आएंगे एनालिसिस एप्लीकेशन में, और जब आप पॉलिसीज को कंपेयर करेंगे वो कहां पे आ जाएगा? इवैल्यूएशन में। उसके लिए एग्जामिनर ने 6 मार्क्स साइड में कर। बच्चा मुझे कहता है कि सर मैं तो पूरी पूरी रजिस्टर भर के आ गया एक आंसर पे, फिर भी मेरा ये ग्रेड आ रहा है, मेरा ग्रेड खराब क्यों आया? आपका ग्रेड इसलिए खराब आता है क्योंकि आप रेलेवेंट बात नहीं करते, आप बहुत इररेलेवेंट बात कर रहे हैं। आप अपने आंसर को डिवाइड ही नहीं कर रहे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अब भाई फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो 50 पॉइंट लिख के आ गया इसके, ना उसने ये लिखा ना उसने ये लिखा, तो भाई 5 मार्क्स से ऊपर क्यों देगा एग्जामिनर आपको? जब उसने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि मैं आपको 5 मार्क दूंगा तो 5 मार्क के हिसाब से लिखो। सही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम लोग थ्रू आउट अपने कोर्स में सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने भी प्रॉपर मेहनत करनी है और आप लोगों ने भी प्रॉपर इसको टाइम देना होगा। सही है। अब आइएगा जरा, हम लोग बात करते हैं
अपने बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज के ऊपर, A2 इकोनॉमिक्स में खास तौर पे बेटा किसी सूरत रट्टे नहीं चलते। आप रट्टा मारने जाओगे बहुत बुरा फंस जाओ, बहुत बुरा। क्योंकि A2 इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे डिमांड कर्व्स हैं जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। हमने तो डाउनवर्ड पढ़ा ना हमेशा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपवर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए गेम ऑफ रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है। गेम ऑफ रिलेशनशिप जरा समझिएगा भाई। अगेन फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं आ गया, यहां पर मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड आ गया। अगर मैं किसी जगह पर जाऊंगा, वो भी उस जगह पर जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी जगह पर नहीं जाऊंगा, तो वो भी उस जगह पर नहीं जाएगा। अगर आप एक चीज को देखें, हमारे एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अगर हादी बढ़ेगा तो अहमद भी बढ़ेगा, हादी कम हो रहा है तो अहमद भी कम हो रहा है। तो जब भी एरोज आपके सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट। और जब कभी भी दो कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है, इसका मतलब है कि आपका कर्व कैसा बनेगा, आपका कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। कर्व कैसा बन रहा होगा आपका, अपवर्ड स्लोपिंग। अब अगर मैं इसको उलट कर दूं कि जी फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हाथी आ गया, ठीक है, और यहां पे एक लड़का आ गया जिससे मेरी बड़ी सख्त लड़ाई है। अगर मैं किसी जगह पर जाऊंगा, तो वो उस जगह पर नहीं जाएगा, और अगर वो किसी जगह पर जाएगा तो मैं उस जगह को अवॉइड करूंगा। तो अगर आप लोग देखें, मेरे एरोज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरी चीज कम हो रही है। जब भी एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। और जब भी दो कमोडिटीज में नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप आता है, इसका मतलब है कि कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप। यहां तक बात बेटा क्लियर हो गई है सबको? यहां तक बात समझ आ गई है? चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। आइएगा जरा। अच्छा, अब देखें, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। सही है, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, ये काफी एक लंबा चैप्टर है, काफी लेंदी टॉपिक है, तो इसके अंदर हमारा काफी टाइम लग रहा होगा। थ्योरी ऑफ डिमांड में जनरली अगर हम लोग बात करें तो एक इकोनॉमिस्ट था, एक इकोनॉमिस्ट था, और उस इकोनॉमिस्ट का नाम है एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है उसका, एल्फ्रेड मार्शल। आप लोगों को शायद इसका नाम मार्शल लर्नर कंडीशन के नाम से याद होगा। मार्शल लर्नर कंडीशन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी एएस में, जो जे कर्व के हिसाब से काम चल रहा था, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिस्ट है, इस इकोनॉमिस्ट का नाम है एल्फ्रेड मार्शल। और इस बाबे ने एक बात कही कि यार, यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर इन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी पीता हूँ या मैं बिरयानी खाता हूँ या मैं चावल खाता हूँ, वो खाने के बाद जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं उसको नंबर्स में मेजर कर सकता हूँ। ये जी, मैंने पानी पिया तो मुझे 50 सेटिस्फैक्शन मिली, 50 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। तो एक बड़ी एक फजूल सी अप्रोच। तो उसने कहा कि यार, सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। और उसको मेजर करने के लिए इस बंदे ने एक इमेजिनरी यूनिट निकाला। उस इमेजिनरी यूनिट का नाम है यूटिल। जैसे मैं वजन अगर करता हूं तो बेटा केजी में या ग्राम में करूंगा, ठीक है, पानी को लीटर में करूंगा। इसी तरह इसने कहा कि भाई, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, यूटिल्स। सही है कि मैंने अगर पानी पिया, मुझे 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई। अब देखो, क्योंकि इसकी अप्रोच में नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, इसीलिए इसकी अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनलिस्ट अप्रोच। कार्डिनलिस्ट अप्रोच का मतलब होता है नंबर्स वाली अप्रोच, ठीक है। और इसकी पूरी थ्योरी एक बंदे के आगे पीछे घूमती है, और उस बंदे का नाम है रैशनल कंज्यूम। उस बंदे का नाम क्या है, रैशनल कंज्यूम, सही है। नाउ व्हाट इज रैशनल कंज्यूम? रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ही पेज। ये वो बंदा होता है जो पाई पाई रुपया अपना वसूल करता है, एक एक पाई अपनी वसूल करेगा। वो कहता है जी, जो सेटिस्फैक्शन है वो मेरे पैसों के बराबर होनी चाहिए, पैसा वसूल होना चाहिए।
अब अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं रैशनल कंज्यूमर की, तो देखिएगा जरा भाई, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है, और उस स्कूल की फीस है लेट से 30,000 रुपीज। 30,000 रुपया स्कूल की फीस है मंथली, पर मंथ, ठीक है। अब दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक्स और कंज्यूमर वाई। अब देखो बेटा, स्कूल जो होता है ना, ये एक इदारा है। अगर बच्चा स्कूल की छुट्टी करता है तो भाई स्कूल तो नहीं ऑफ हुआ था ना, स्कूल तो बंद, स्कूल तो खुला हुआ था, आप नहीं गए स्कूल, तो स्कूल तो आपसे फीस लेता है पूरी। अब कंज्यूमर एक्स और कंज्यूमर वाई, ये दोनों 15-15 दिन स्कूल गए, 15 दिन एक्स गया और 15 दिन वाई गया, सही है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू द रूल, कंज्यूमर एक्स ने क्या किया, कंज्यूमर एक्स ने पूरे के पूरे 30,000 रुपीज जो है अपने फीस के दे दिए। अब देखो, अगर छुट्टियां कंज्यूमर एक्स कर रहा है तो उसमें स्कूल की क्या गलती है भाई, स्कूल की तो कोई गलती नहीं। तो कंज्यूमर एक्स जो है वो अपने पूरे के पूरी फीस जो है वो पे कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर एक्स जो है वो इररेशनल कंज्यूमर है। क्या है ये, इररेशनल कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि इसने अपनी पाई पाई वसूल नहीं की। अगर मैं कंज्यूमर वाई की बात करूं, कंज्यूमर वाई कहेगा, जो कि एक रैशनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर वाई कौन है, एक रैशनल कंज्यूमर है। कंज्यूमर वाई कहेगा भाई एक सेकंड मेरी बात सुनो, तुम्हारी स्कूल फीस है 30,000, ठीक है, मैं कितने दिन स्कूल आया हूं, 15, महीने में दिन कितने होते हैं, 30। तो भाई मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारे जो पैसे बनते हैं वो 15,000 रुपए बनते हैं, लेने हैं तो लो वरना मैं जा रहा। तो ये है कंज्यूमर वाई, जो कि एक रैशनल कंज्यूमर है, जो कहता है कि मुझे पाई पाई की सेटिस्फैक्शन वसूल करनी है, कि मुझे पाई पाई की सेटिस्फैक्शन वसूल करनी है। इसी की अगर मैं एक और मिसाल लेके चलूं, अब हम जैसा एक नॉर्मल बंदा क्या होता है, अगर हम लोग मूवी देखने जाते हैं, भाई मूवी स्टार्ट हुई, मूवी एंड हुई, हम लोग उठ के चले गए, ठीक है, 1,000 रुपए का टिकट है मूवी का। अब बेटा मेरी बात सुनना, जो 1,000 रुपया हम लोग पे कर रहे हैं, एक मूवी देखने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दबंग देखने गया सलमान खान की, ठीक है, मैं दबंग देख रहा हूं, छेदी सिंह मर गया, कहानी खत्म हो गई, सही है, मैं उठ के चला गया। मूवी के एंड में बेटा क्रेडिट्स आते हैं, जहां पर पूरी मूवी का बताया जाता है, जी एक्टर कौन था, प्रोड्यूसर कौन था, डायरेक्टर कौन था, कैमरामैन ये और वो, नाम लिखा हुआ था, लिस्ट लिखी हुई आती है। क्या मुझे वो लिस्ट देखने का कोई फायदा है, क्या मुझे वो क्रेडिट्स देखने का कोई फायदा है, नहीं है। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता किसने बनाई है, मूवी खत्म हुई मैं उठ के चला जाऊंगा, यानी कि मैं इररेशनल कंज्यूमर हूं। रैशनल कंज्यूमर मूवी के एंड तक बैठेगा, जब तक क्रेडिट्स भी खत्म नहीं हो जाते, जब तक उसको कोई धक्के मार के निकाल नहीं देता। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि भाई क्रेडिट्स भी तो मूवी का पार्ट हैं, मैंने तो पूरी मूवी के पैसे दिए हैं, मैं तो क्रेडिट्स भी देखूंगा। मैंने एसी के पैसे दिए हैं, मैं एसी की हवा खा के जाऊंगा, जब तक मुझे कोई धक्के मार के नहीं निकालेगा, जब तक क्रेडिट्स खत्म नहीं हो जाएंगे। ये है रैशनल कंज्यूमर, एक एक पाई वसूल करना, एक एक रुपया वसूल करना। बेटा कोई टेंशन नहीं, यहां तक सारी बातें समझ आ गई हैं, क्लियर है, ठीक, वेरी गुड। अब आ जाएं अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं जो कि रैशनल कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर बनाती हैं, हमने उन कंडीशंस को जरा देखना है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि रैशनल कंज्यूमर जो आपका होता है ना, उसकी इनकम हमेशा फिक्स होती है। फिक्स इनकम से मुराद कि उसकी इनकम थ्रू आउट सेम चल रही होती है। अब ये असम्पशंस हैं, इनकी क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, कि इसकी इनकम लेवल फिक्स होती है, इसकी इनकम लेवल हमेशा सेम चल रही है। सेकेंड असम्पशन क्या है, फॉर हिम देयर इज नो डिफरेंस इन क्वालिटी, यानी कि इस बंदे के लिए क्वालिटी हमेशा सेम रहती है, यानी कि आईफोन और सैमसंग में कोई डिफरेंस है ही नहीं, आईफोन और सोनी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, उसके लिए ये बंदा इस तरीके से चल रहा हो। नो रोल ऑफ फीडबैक और एडवर्टाइजमेंट, भाई रैशनल कंज्यूमर कहता है कि भाई टीवी में जो एड आता है, उस एड में सलमान खान हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे अगर लेना है तो मैं लूंगा। सामने एक रेस्टोरेंट खुला है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं या उसको बुरा कह रहे हैं, मुझे वहां से खाना खाना है तो मैं खाऊंगा। आई डोंट केयर अबाउट फीडबैक, आई डोंट केयर अबाउट एडवर्टाइजमेंट, ये रैशनल कंज्यूमर की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। चौथी कैरेक्टरिस्टिक है नो इम्पल्स बाइंग। नो इम्पल्स बाइंग का मतलब नो फजूल खर्ची, नो फजूल खर्ची। क्या होता है,
अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई मैंने अपनी जेब में 5,000 रुपये रखे, मैं मार्केट गया टी शर्ट वगैरह खरीदने, ये फॉर एग्जाम्पल भाई 4,000 रुपये की टी शर्ट्स आ गई, 1,000 रुपया मेरे पास बच गया। अब उस मार्केट में सॉक्स वाले भी बैठे हुए हैं, बेल्ट वाले भी बैठे हुए हैं, 100 तरह के लोग बैठे हुए हैं। अब अगर मुझे बेल्ट पसंद आ गई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा, बोलूंगा यार अब मैं आया ही हूं तो ले लेता हूं, कौन अब घर जाएगा फिर 1 महीने बाद वापस आएगा बेल्ट खरीदने के लिए, भाई लेके चलो। ये होती है इम्पल्स बाइंग, कि मुझे कोई चीज वहां पे जाके स्पॉन्टेनियसली पसंद आ गई, मैंने खरीद लिया, ठीक है। लेकिन रैशनल कंज्यूमर पता है क्या करेगा? रैशनल कंज्यूमर जो है घर से एक माइंड बना के निकलेगा कि यार मुझे इस दुकान में घुसना है, मुझे इस तरह की टी शर्ट चाहिए, मुझे इस कलर की टी शर्ट चाहिए, उसमें ये डिजाइन होना चाहिए, वो जाएगा, टी शर्ट खरीदेगा, आंख बंद करेगा और आंख बंद करके सीधा अपने घर की तरफ, उसने कोई एक चीज एक्स्ट्रा नहीं, पानी की बोतल तक नहीं खरीदेगा वो बंदा। इसे कहते हैं नो इम्पल्स में। समझते हैं बेटा बात को? देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रैशनल कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर बनाती है, लेकिन इसकी बुराइयां जो है वो हम लोग आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। कोई टेंशन वाली बात है बेटा? चलें, हम लोग अब अपनी बात को डायग्राम्स की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, यूटिलिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब एक टर्म है, इसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का जो लफ्ज है इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल का जो लफ्ज है, इस लफ्ज का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? एडिशनल यूटिलिटी, सही है। फिर एक लास्ट टर्म आती है जिसका नाम है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यानी कि सम ऑफ इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटी, सबका आपने सम किया तो टोटल सेटिस्फैक्शन आ। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, हम लोग चेंज इन को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन टी यू ओवर चेंज इन यूनिट्स, सही है जी। तो हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, अब जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इसी तरह थ्योरी ऑफ डिमांड जो हम लोग ए टू में पढ़ते हैं, इधर हमारे पास एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है भाई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा समझिएगा, देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? एडिशनल सेटिस्फैक्शन, यानी कि हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी कंज्यूम्ड बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी कंज्यूम्ड बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती रहेगी। आप खुद लॉजिकली सोचें, अगर मैं बिरयानी खाने बैठ रहा हूं, तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल मुझे पहली प्लेट में मिली होगी, जो टॉप लेवल की सेटिस्फैक्शन पहली प्लेट में मिली होगी, वो दूसरी प्लेट पे तो नहीं मिलेगी, वो तीसरी प्लेट पे भी नहीं मिलेगी, यानी कि वो कंटिन्यूअसली ऐसे फॉल होती रहेगी। ये तो नेचर है ना हमारा, कंटिन्यूअसली सेटिस्फैक्शन लेवल फॉल होती रहती है। आप तपती भी धूप से आए हैं घर पे, आपने पानी का पहला गिलास पिया ठंडा, ठंडा गिलास आपने पिया, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल होगी टॉप पे। दूसरे गिलास में सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, तीसरे पे सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगी।
इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा हम लोग इसको देखेंगे एक टेबल के थ्रू, एक टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग अपनी चीजों को देख रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा भाई, इधर आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास MU, यहाँ पे आ गया आपके पास TU, यानी कि टोटल यूटिलिटी। जरा देखना। अच्छा, एग्जाम्पल ऐसे लेके चलेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो रमजान चल रहे हैं, ठीक है, रमजान चल रहे हैं और एक लड़का है, इसका नाम है अब्दुल्ला, और उसकी हम लोग एग्जाम्पल लेके चले। बेटा जब रमजान चल रहे होते हैं, रोजा होता है, तो आप रोजे के दौरान पानी तो पी नहीं सकते, ठीक है। तो आपकी क्वांटिटी क्या चल रही है फिलहाल? 0। जब आप पानी ही नहीं पिएंगे तो कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी आपको नहीं मिल रही होगी, और आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी? 0 होगी, सही है। अच्छा, अब जब अजान हुई मगरिब की, अल्लाह अकबर हुआ पहला, इफ्तार का टाइम हुआ, अजान हुई, अब्दुल्ला ने पहला गिलास पानी का पिया। जब अब्दुल्ला पहला ग्लास पानी का पिएगा तो वो क्योंकि पूरे दिन का प्यासा था, तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल होगी एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे सेटिस्फैक्शन लेवल उसकी चल रही होगी। यानी कि अब्दुल्ला ने जब पानी पिया तो अब्दुल्ला को 50 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, सही है। अच्छा, अब बेटा 50 + 0, टोटल यूटिलिटी भी कितनी आ गई आपकी? 50 की टोटल यूटिलिटी आ गई। अब्दुल्ला ने कहा कि यार पहले ग्लास से बात नहीं भरी, अब्दुल्ला ने एक और ग्लास डाला और वो भी पी लिया। अब लॉजिकल सी बात है, जो सेटिस्फैक्शन अब्दुल्ला को पहले ग्लास पे मिली होगी, दूसरे ग्लास पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली होगी, तो सेटिस्फैक्शन पहले के मुकाबले में कम हो गई। यानी कि अब अब्दुल्ला को कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 40। 50 + 40, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई आपकी? 90। अब्दुल्ला ने थोड़ी बहुत खजूर वगैरह खाई, एक आध पकौड़ा खाया, अब्दुल्ला ने एक और ग्लास पानी का पिया, अब सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई अब? 30। अगर मैं इनको ऐड ऑन कर दूं, 30 + 90, ये कितना हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास 120। अच्छा, अब्दुल्ला खा इसका भाई और बाप वगैरह सब देख रहे हैं किस तरीके से ये पानी पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो जब ये खा पी के बैठ गया, इसने कहा कि यार अब एक ग्लास ग्लास पानी का पीता हूँ, उससे मुझे मजा कुछ नहीं आएगा, सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं मिलेगी, बस वो ये है कि जरा जो ऊपर यहाँ तक पकौड़े आ गए हैं, पकौड़े नीचे हो जाए। तो अब्दुल्ला ने एक और ग्लास पानी का भरा। यहाँ पे अब्दुल्ला को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, कोई सेटिस्फैक्शन यहाँ पे नहीं मिल रही। तो बेटा 120 + 0, अब्दुल्ला की टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी हो गई है? 120, ठीक है। अब हुआ ये कि अब्दुल्ला के फादर की और उसके भाई की अब्दुल्ला पे इतनी हट चुकी थी कि वो पागलों की तरह पानी पिए जा रहा है। दोनों ने क्या किया कि उसके हाथ पैर पकड़े और पानी का पाइप लाके अब्दुल्ला के मुंह में डाल दिया कि तू अब पी पानी। तो अब्दुल्ला को जब जबरदस्ती पानी पिलाया गया, पाइप से वो भी, तो अब्दुल्ला के नाक से पानी बाहर आ रहा है, अब्दुल्ला की आंखों से पानी बाहर आ रहा है, उल्टियां लग गई उसको। यानी कि अब्दुल्ला को सेटिस्फैक्शन मिलने के बजाय, फायदा मिलने के बजाय नुकसान मिल रहा है। ये क्या हो गया? यूटिलिटी 20 यूनिट से गिर गई, यूटिलिटी 20 यूटिल्स से गिर गई। तो अब टोटल यूटिलिटी कितनी आ गई अब्दुल्ला की? 100। इस केस को हम लोग कहते हैं डिस यूटिलिटी। क्या कहेंगे इस केस को? इस केस को हम लोग कहते हैं डिस यूटिलिटी, जहां पर आपको फायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। बट ये इतना ज्यादा रियलिटी में एग्जिस्ट एज सच नहीं करता, कभी कभार करता है, बट इतना नहीं करता। उसके पीछे रीजन ये है कि यार आप क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर आपको कोई चीज पसंद ही नहीं है आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस टेबल को देखते हुए हमने बनानी है अपनी डायग्राम। डायग्राम पे आइएगा। आप लोग A2 में आ चुके हैं, तो हम लोग डेरिवेशन वाली डायग्राम बनाते हैं। डेरिवेशन का मतलब कि कनेक्टेड डायग्राम्स, कनेक्टेड कर्व्स होते हैं, लेकिन पहले मैं आपको अलग अलग बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग कनेक्टेड कर्व्स की तरफ जाएंगे। पहले मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ MU की डायग्राम। यहाँ पे आ गई MU, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ MU की बात करूं, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, तो आप देखिए वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो रही है, और कितनी थी? 50। तो यहाँ पे देखो जरा, ये आपका फर्स्ट यूनिट आ गया, और यहाँ पे आपके पास पहला पॉइंट आ गया 50, ठीक है। 50 से वो स्टार्ट हो रही है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली फॉल होती जा रही, कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, और एक पॉइंट तो ऐसा आ रहा है जहां पर वो नेगेटिव पे जा रही है। तो कंटिन्यूसली फॉल होने के बाद ये देखें आपका MU कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। MU 0 किधर है? वो
जीरो है फोर्थ यूनिट पे, और फोर्थ के बाद वो फॉल होना शुरू होगा, यानी कि डिसयूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आना शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम कहां पर है? मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम है इधर, पॉइंट ए पे। सही है, टॉप की मार्जिनल यूटिलिटी मुझे यहां पे मिल रही। सही। एमयू आपका बन चुका है इधर, खत्म हो गया एमयू। बात करते हैं जरा टीयू की, टोटल यूटिलिटी की। यहाँ पे आया टीयू, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है। जरा देखिएगा, जब हम लोग जीरो से वन पे गए, जब हम लोग जीरो से वन पे गए, तो आपका टीयू गोली की तरह बढ़ा, गोली की तरह बढ़ा, यानी कि 0 से 50 तेजी से किया। तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग रेट। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग रेट, कि गोली की तरह बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो जरा, उसके बाद वो बढ़ तो रहा है, बट उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग रेट। और यहां पे वो थोड़ा सा इलास्टिक हो जाता है, पहले इनइलास्टिक था, फिर क्या हो गया, इलास्टिक। इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? डिक्रीजिंग रेट। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वो हो रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन, यू। ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। और उसके बाद क्या हो रहा है? फॉल। ये लो, ये आपका फॉल आ गया। ठीक है। ये क्या आ गया आपका? फॉल आ गया। अब देखिए, जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई है, उसमें इस तरह के पॉइंटर्स आ रहे हैं। आपने अपने डायग्राम में पॉइंटर्स नहीं बनाने, आपने एक फ्री हैंड स्केच बनाना है अपने डायग्राम में, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मैं इसको मिटा दूं पहले। वो कुछ ऐसा दिखेगा, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट, और फिर इस तरीके से वो दिख रहा होगा। ठीक है। आपने इस तरीके से एक फ्री हैंड स्केच बनाना है। आप लोगों को वो पॉइंटर्स वाली चीज नहीं बनानी अपने एग्जाम में, ये बन जाएगा आपका टीयू। अब सवाल ये है कि सर, आपने एमयू का तो मैक्सिमम पॉइंट बता दिया कि मार्जिनल कहाँ पे मैक्सिमम पे होगा, टोटल यूटिलिटी का भी मैक्सिमम पॉइंट बता दें। लेकिन टोटल यूटिलिटी में एक मसला ये है कि आपके पास जो हाईएस्ट नंबर है वो दो जगह पे आ रहा है। वो थर्ड यूनिट पे भी आ रहा है, वो फोर्थ यूनिट पे भी आ रहा है, 120 120। ठीक है, दोनों जगह पे 120 आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहां पर है? थर्ड यूनिट पे मैक्सिमम पे है कि फोर्थ यूनिट पे मैक्सिमम पे? अब बेटा कुछ बातें बता रहा हूं, याद रखना। पहली बात तो ये कि जहां पर आपका मार्जिनल, यानी कि जो टोटल टोटल की मैं बात करूं, जहां से वो फॉल होना शुरू होगा, जहां से वो फॉल होना शुरू होगा, वो पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट है। पहली बात तो ये रख ले अपने जहन, कि जहां से वो फॉल होना शुरू होता है, वो आपका मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो फोर्थ है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट। या फिर दूसरी बात, फतवा, पहला फतवा आप लोगों का, A2 का फतवा ये, कि जहां पर आपका मार्जिनल जीरो होगा, जहां पर आपका मार्जिनल जीरो होगा, हमेशा याद रखें आपका टोटल वहां पर हमेशा क्या होगा, मैक्स। जहां पर आपका मार्जिनल जीरो होगा, आपका टोटल उस पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम पे होगा। अब यहां पे देखो, आपका एमयू यहां पर जीरो पे है, आपका एमयू इधर जीरो पे है, तो टीयू यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट जीरो पे है, टोटल कॉस्ट मैक्सिमम पे होगी। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो पे है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे होगा। मार्जिनल प्रॉफिट जीरो पे है, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम पे होगा। समझ गए? जहां पर मार्जिनल जीरो है, उसका टोटल वहां पे मैक्सिमम पे होगा। तो उसके हिसाब से ये जो फोर्थ वाला आपका यूनिट है, यहां पर आपका टीयू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एट पॉइंट बी। कोई मसले वाली बात है भाई? कोई मसले वाली बात? कोई टेंशन बेटा, समझ गए कहानी सारी? बेटा बताओ। चलें।
हम लोगों ने डायग्राम को अभी तोड़ तोड़ के पढ़ा। सही है, तोड़ तोड़ के पढ़ा। एग्जाम में आपने ऐसे डायग्राम नहीं बनानी, एग्जाम में आपको बनानी होती है डेरिवेशन वाले डायग्राम। तब हम जरा डेरिवेशन बना के देखते हैं इसके अंदर। डेरिवेशन का मतलब होता है कनेक्टेड कर्व्स। तो अब ये देखो जरा भाई। ठीक है, ये हमने बना लिए कनेक्टेड कर्व्स। अब ये किस तरीके से चलेंगे जरा देखिएगा। हमारे पास ऊपर आया एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आया आपके पास टी यू, और यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। अब जरा बात करते हैं दोनों को किस तरीके से हमने बनाना है। देखो भाई, पहले तो जरा अपने मार्जिनल यूटिलिटी को देखें। स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट यूनिट से, जहां पर यूटिल्स कितने थे, 50। ठीक है, यानी कि वो कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, 50 यूटिल्स। और यहां से कहीं से वो स्टार्ट हो रहा होगा, उसके बाद वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। ठीक है, ये आ गया आपके पास एम यू, ये आ गया आपके पास एम यू। सही है। अच्छा, अब एक चीज को जहन में रखिएगा, जो नंबर यहां पर फर्स्ट यूनिट है, वो सेम चीज यहां पर भी फर्स्ट यूनिट होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो मैं यहां पर जरा मार्किंग कर लेता हूं कि यहां पर जो फर्स्ट यूनिट है, वो यहां पर भी फर्स्ट यूनिट होगा। सही है। अच्छा, आपका एम यू जीरो कब हो रहा है, ओरिजिन से कब टकरा रहा है, फोर्थ यूनिट पे। कब टकरा रहा है, फोर्थ यूनिट पे। ठीक है, तो जो नंबर यहां पर फोर्थ है, वो यहां पर भी फोर्थ होना चाहिए। सही है। अब आप लोग अपनी आसानी के लिए क्या करना, यहां से ऐसे लाइंस खींच देना। उससे क्या होता है कि आप लोगों को पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे मुझे अब ये काम करना है। अब देखो किस तरीके से टी यू बनाऊंगा मैं, समझना। जब मैं 0 से 1 पे गया, तो आपका टी यू गोली की तरह बढ़ रहा है, यानी कि फर्स्ट यूनिट तक वो गोली की तरह बढ़ रहा है ऐसे। उसके बाद वो बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, यानी कि नॉर्मल हो गया, फिर ये देखो इलास्टिक हो गया यहाँ पे। उसके बाद वो क्या चल रहा है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कब तक चला, फोर्थ यूनिट तक। तो ये लो भाई, कांस्टेंट हो गया। जैसे ही फोर्थ को उसने पार किया, क्या होना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। तो आपका टी यू कुछ ना कुछ ऐसे बन रहा होगा, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट और फॉल। जैसे ही वो फोर तक जाएगा, जैसे ही वो फोर तक जाएगा, वो अपना फॉल होना वहां से शुरू हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात भाई, कोई टेंशन वाली बात। अब सुनो, सर एमयू का मैक्सिमम पॉइंट किधर है, ये रहा। पॉइंट ए पे आपका एमयू क्या है, मैक्सिमम। सर टीयू का मैक्सिमम पॉइंट कहां पर है, अभी बताया, जहां पर मार्जिनल जीरो, वहां पर टोटल मैक्सिमम। तो आपके टीयू का मैक्सिमम पॉइंट जो है वो किधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। समझ गए, बाकी लोग भी समझ गए भाई। अच्छा, मैं जरा आप लोगों को नोट्स दिखा रहा हूँ एक मर्तबा। अच्छा, इसकी दूसरी तरीका भी होता है डायग्राम बनाने का, वो भी सीख लें, फिर जरा नोट्स को देखिएगा। एक तरीका तो आपका ये है, ठीक है। एक तरीका तो आपका सिंपल ये है, जो आपने इस तरीके से बना। सही है। एक और तरीका भी है जो एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है, बट आप लोग अपने P4 में मत बनाइएगा। मैं सिर्फ एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं कि अगर इन केस आ गया। उसमें क्या करता है वो, इस तरीके से ना अलग अलग डेरिवेशन शो नहीं करता। वो एक ही कर्व में दोनों दिखा देगा। यहाँ पे देखें, एम यू, टी यू, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी। एम यू का तो आपको पता है कि वो ऐसा कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, कि आपका आ गया एम यू। टीयू के लिए वो क्या करेगा, वो अलग से नहीं बनाएगा, वो यहीं पे बना देगा। ऐसे स्टार्ट करेगा यू। क्या आप देखें जरा, जैसे ही आप अपने फोर्थ यूनिट पे पहुंचे, ये देखो, जैसे ही आप अपने फोर्थ यूनिट पे पहुंचे, उसके बाद वो फॉल होना शुरू हो गया। ये आ गया आपका टीयू। तो इस तरीके से भी वो आपको बना के दे सकता है, बट ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है। P4 में खुद मत बनाइएगा ये डायग्राम, ठीक है। जरा नोट्स को एक नजर देखें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पढ़ें जरा इसको।
जी बेटा, पढ़ लिया। जी डन हो गया। चलो आगे बात करते हैं आप। अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे थे एल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच के बारे में, कि यार रैशनल कंज्यूमर जो होता है उसकी फिक्स इनकम होती है, और जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि फॉर हिम देयर इज नो डिफरेंस इन क्वालिटी, नो रोल ऑफ फीडबैक एडवर्टाइजमेंट, नो इम्पल्स बाइंग वगैरह वगैरह। पर देखो, ये चीज हमेशा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि करती ही नहीं। हमेशा क्या करती ही नहीं है, बड़ी कोई बुलशिट सी अप्रोच है, इस बाबे की फजूल सी अप्रोच है कि यार फिक्स इनकम और ये और वो। तो जब आप ऐसी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे ना, तो क्रिटिसिज्म आपकी जाएगी इवैल्यूएशन। आप लोग मार कहाँ पे खाते हो कि आपको इवैल्यूएट नहीं करना आता अपना आंसर, के यार इसको किस तरीके से हम लोग एक जजमेंटल तरीके से लेके चले। तो अब जरा समझिएगा इस चीज को। अव्वल तो यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड, सिंपल सी बात। यार खुद सोचें, मैं अगर पानी पीता हूं तो मैं कॉपी पेन लेके बैठ के हिसाब बनाऊंगा कि आज मुझे 50 यूटिल मिले, कल मुझे 100 मिले थे, ये क्या मसला है। इस तरह तो नहीं होता ना, आप यूटिलिटी को मेजर कर ही नहीं सकते। फिर देर इज नो सच थिंग एज रैशनल कंज्यूमर। भाई दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसकी इनकम फिक्स। दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं, कोई ऐसा ब्रांड है ही नहीं, कोई प्रोडक्ट ऐसा है ही नहीं जिसके क्वालिटी का डिफरेंस ना हो। भाई क्या सैमसंग आईफोन में डिफरेंस नहीं है? क्या सैमसंग और ओप्पो में डिफरेंस नहीं है? बहुत डिफरेंस है। भाई तीसरा पॉइंट देखें जरा, इन्फ्लुएंस ऑफ फीडबैक। मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट खुला है, मेरा दोस्त वहां से खाना खा के आ चुका है, तो मैं उससे पहले पूछूंगा ना कि यार खाना कैसा था, एम्बियंस कैसा था, वहां पे खाने में क्या अच्छा है, क्या उनकी स्पेशलिटी है, मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। मैं पूछ के काम करूंगा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं मुंह उठा के चला जाऊंगा, हाँ भाई दाल चावल ले आओ। इस तरह नहीं होता। इम्पल्स बाइंग, हर बंदा दुनिया में फजूल खर्ची करता है। इम्पल्स बाइंग का मतलब ये भी है कि भाई अगर आप कहीं मार्केट गए सामान खरीदने के लिए, आपने एक पानी की बोतल खरीद ली प्यास आपकी बुझाने के लिए, बेटा वो भी इम्पल्स बाइंग है। क्योंकि पानी खरीदना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था। आप वहां पे गए, आपको प्यास लग गई, आपने पानी खरीद के पी लिया। दिस इज इम्पल्स बाइंग। ठीक है, तो हर बंदा इम्पल्स बाइंग करता है। इसकी और डिटेल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और यहां पे आएगा पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इसको हम लोग डायमंड वाटर पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये एक सिंपल सा केस है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, या 2 मार्क का आपसे डेटा रिस्पॉन्स में पूछ सकता है। व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? देखें, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारा यूटिलिटी का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। सुनिएगा जरा कैसे। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे किसी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल आयशा जो है वो एक रेगिस्तान में फंसी हुई है, ठीक है, एक डेजर्ट में फंसी हुई है। मैं आयशा के पास गया, एक हाथ में मेरे पानी है और एक हाथ में एक डायमंड है, सही है, हीरा है। मैंने आयशा से कहा, आयशा आपको पानी चाहिए कि आपको डायमंड चाहिए? तो भाई अगर एक बंदा रेगिस्तान में फंसा हुआ है तो उसके लिए क्या डायमंड इंपॉर्टेंट है क्या? वो बोलेगा भाई डायमंड को बाढ़ में फेंको, पानी पिलाओ मुझे। ठीक है, तो उस पॉइंट पे वाटर की जो यूटिलिटी है वो डायमंड से भी ज्यादा हो। लेकिन अगर अभी एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में मैं आयशा के पास जाऊं और मैं आयशा से कहूं, आयशा आपको वाटर चाहिए कि आपको डायमंड चाहिए? वो बोलेगी पानी को साइड में फेंको भाई, डायमंड दो मुझे। क्योंकि इस टाइम पे, इस सिचुएशन में आयशा की यूटिलिटी फॉर डायमंड इज वे हायर देन यूटिलिटी फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंट कंडीशंस, जो हमारा एक यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता रहता है। समझ गए हैं बेटा? जरा और लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। पहली बात तो हम कर चुके हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, के भाई इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सेकंड बात करते हैं हैबिट या इंपल्स। जरा सुनिएगा, मैंने आपको ये बताया कि जैसे जैसे आप एक गुड को ओवर एंड ओवर कंज्यूम करते रहते हैं, आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल, आपकी यूटिलिटी लेवल जो है वो फॉल होती रहती है, ठीक है। लेकिन एक बंदा है जो सिगरेट पीता है, स्मोकर है, सही है, एडिक्शन होती है सिगरेट की। अब एक बंदा सिगरेट पी रहा है, वो दिन का आधा डब्बा या एक डब्बा पी रहा है, तो क्या उसकी यूटिलिटी गिर रही है? उसकी तो यूटिलिटी उल्टा बढ़ रही है। सोचने वाली बात है ना। लॉ क्या बोलता है कि जब आप उसको कंज्यूम करते रहेंगे यूटिलिटी गिरता रहेगा।
लेकिन अगर आप सिगरेट बार बार पी रहे हैं, आप शराब जो अल्कोहलिक हैं, आप शराब बार बार पी रहे हैं, तो आपकी तो यूटिल्स बढ़ रही हैं, वो कम थोड़ी हो रही हैं। इसी तरह तीसरी बात पे आ जाए, इंजॉयमेंट में इंक्रीज एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। देखो, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि भाई आप इस तरह समझ लें कि मैं जिम जाता हूं, एक बंदा है जिम जाता है, सही है। आप शुरू शुरू में जब जिम जाते हैं तो आपको पता नहीं होता एक्सरसाइज कैसे लगती है, किस तरीके से एंगल्स चल रहे होते हैं, डाइट क्या होती है, आपको कुछ भी नहीं पता होता। आप हफ्ता गुजारते हैं, आपकी हालत टूट जाती है, हड्डियों में दर्द, मसल्स में दर्द। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप उसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आप उससे सीखते हैं, आपको मजा आने लगता है। इसी तरह स्पोर्ट्स में होता है, एक एक बच्चा है क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा है, सीख रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसका हाथ सेट हो जाएगा, उसको खेलना आ जाएगा, उसको और मजा आएगा खेलने में। तो यूटिलिटी गिर नहीं रही यहाँ पे तो उल्टा यूटिलिटी बढ़ रही है, समझे। फिर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड। अब यहां पर हमारे पास वो यही वाली बात है कि आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे चीजों के साथ, आपको उतना ज्यादा मजा आएगा चीजों में, आपको उतनी सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रही होगी। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे हम लोग इस तरीके से लेके चलते हैं कि भाई हम लोग जो हैं वो हर क्वालिटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी चीजें चेंज होती रहती है। इस तरह मैं मोबाइल फोन की बात करता हूँ, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप यूटिलिटी उससे ले रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, बेहतर क्वालिटी का आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, अच्छी चीज हो गई, तो आपकी यूटिलिटी और बढ़ेगी, कम थोड़ी हो रही है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद करने हैं। यहाँ पे कितने हैं, 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो 5 को याद करना मेरा नहीं ख्याल इतना कोई मुश्किल काम है, सिंपल सा गेम यहाँ पे चल रहा है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मार्शल यूटिलिटी थ्योरी के ड्रॉबैक्स आप लोगों को समझ आ गए। क्लियर है, ठीक है। हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइम टेबल अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप पे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चले जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज।